तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हम लोग इस समय आपको पढ़ा रहे हैं अंग्रेज मराठा वार और अंग्रेज मैसूर वार। तो इसके लिए हमने इससे पहले 2 वीडियो हम लोग इसके बना चुके हैं और उसको अपलोड भी कर चुके हैं, जिसमें हमने जो उस समय की जो सर्कमस्टेंसेस हैं या उस समय का जो माहौल या परिस्थितियाँ हैं, क्यों मराठे अंग्रेज और मैसूर आमने सामने आ गए, मराठों मैसूर में क्यों झगड़ा हुआ, या मैसूर अंग्रेज और अंग्रेज मराठों के बीच में झगड़े के कारण क्या थे, किस तरह से पेशवाओं का उभार हुआ और किस तरह से जब पेशवाओं का उभार हुआ तो कैसे वो अहमद शाह अब्दाली से टकराए, और अहमद शाह अब्दाली से टकराने के बाद या पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद किस तरह से मराठों का डिक्लाइन शुरू हुआ, बाद में फिर कैसे पेशवा माधवराव ने उसको फिर से व्यवस्थित किया, कैसे हैदर अली का उभार शुरू हुआ और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में झगड़े की वजहें क्या रही। इन सब के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही तसल्ली से हम लोगों ने इस पर डिस्कशन कर लिया है। तो ये तीसरा पार्ट है, ये जो वीडियो अब आपके सामने तीसरा पार्ट है। अगर आप इसको देखें तो मेरी आपको सलाह है कि आप पहला और दूसरा पार्ट आप जरूर देखें, है ना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं पहाड़ से हूँ तो सलाह को शलाह बोल जाता हूँ, तो इसमें आप लोग जो है, क्योंकि मेरे पीछे स्टूडेंट, जब मैंने शलाह बोला ना तो मेरे पीछे स्टूडेंट मुस्कुराने लगे, तो मैं थोड़ा सा टच आ जाता है पहाड़ी लैंग्वेज का, तो इसको आप लोग एडजस्ट कर लेना, ओके। तो मैं आपको सलाह नहीं सलाह दे रहा हूँ कि जो पहला और दूसरा पार्ट है उसको आप ज़रूर देखिएगा, है ना। और वैसे आपको पता ना, हम पहाड़ी लोग बल लगाने के लिए मशहूर हैं, हम हर जगह बल लगाते हैं, है ना। हम जो पहाड़ी लोग हैं ना हर जगह बल लगाते हैं, है ना। बल ठीक है, बल क्या हो रहा है ना, तो हम लोग हर जगह बल लगाते हैं, न्यूटन वाला बल नहीं, दूसरा वाला बल, ओके। चलें सर, तो अब तीसरे पार्ट में है। दूसरे पार्ट में बेटा हम कहाँ तक पहुँच गए थे? पहला एंग्लो मैसूर वार हमने शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे फैक्ट मैंने लिख रखे हैं, जो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिखने हैं, अलग से नोट्स लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए, जो भी मैं नई चीज़ बताऊँगा उसको आपने लिखना है, ओके। तो 1761 में बालाजी बाजीराव की डेथ हो गई और 1772 में माधवराव फर्स्ट की डेथ हो गई। ये तो बात है, इससे आगे हम चलेंगे जब मराठों के बारे में स्पेशली बात करेंगे। अब हम बात करेंगे पहले एंग्लो मैसूर वार की। तो मैंने देखो यहाँ लिख रखा है, पहला एंग्लो मैसूर वार जो है 1767 में शुरू हुआ और 1769 में ये एंड हुआ। 2 साल चला, 1767 से 1769 तक। इस लड़ाई की जो शुरुआत की या पहल जो की, सबसे पहले माधवराव ने, पेशवा माधवराव ने हैदर अली पर हमला किया था, वहाँ से ये युद्ध जो था वो शुरू हुआ था। और इसका अंत किससे हुआ? मद्रास की टीटी से। मद्रास की संधि 1769 में हुई। इस मद्रास की संधि से इस युद्ध का अंत हुआ। और मेरे ख्याल से मैंने जरूर मद्रास की संधि के बारे में यहाँ कुछ लिखा होगा, सूरत की संधि, बडगांव की संधि, सलवाई की संधि, और फिर अंग्रेज निज़ाम टीटी, और मैंने ज़रूर मद्रास की टीटी के बारे में कहीं ना कहीं और लिखा होगा। चलिए देखते हैं, मद्रास की टीटी के बारे में मैंने यहाँ ज़रूर कहीं लिखा होगा। अब ये ऐसे हो गया जैसे भूस के डेरे में से सुई को ढूंढना, तो अभी कहीं आगे चलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि मद्रास की टीटी जो कि हैदर अली और मद्रास के गवर्नर, मद्रास के अंग्रेज़ गवर्नर मैकाटार्नी के बीच में हुई, उसमें दोनों ने एक दूसरे के जो इलाके थे वो लौटा दिए। दोनों ने मतलब मैसूर और अंग्रेज दोनों ने एक दूसरे के इलाके लौटा दिए और भविष्य में ना लड़ने की कसम खाई। इसके अलावा दोनों ने ही वादा किया, मद्रास की टीटी में दोनों ने ही वादा किया कि भविष्य में अगर कोई तीसरा पक्ष हम पर हमला करता है तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक है, किसका साथ देंगे? एक दूसरे का साथ देंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो पहला एंग्लो मैसूर वार था, दूसरी वीडियो में मैंने बताया ना आपको कि पहले एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली के खिलाफ सबसे पहले किसने मोर्चा बनाया था? निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम, अंग्रेज पेशवा माधवराव और अंग्रेज स्वयं, ठीक है, और कर्नाटक का नवाब। ये जो 4 शक्तियाँ थीं मैसूर के खिलाफ थी। मैसूर जो था अकेला था। उसके बाद हैदर अली ने कूटनीति से काम लेते हुए निज़ाम को इलाकों का लालच दिया और पेशवा को पैसों का लालच दिया और इन दोनों को अलग कर दिया था। इस युद्ध में जो है कभी कोई जीतता था, कभी कोई जीतता था, कभी कोई हारता था, कभी कोई हारता था। जब देखा कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो मद्रास की संधि से पहले एंग्लो मैसूर वार का अंत हो गया, ओके। तो पहला एंग्लो मैसूर वार कब हुआ, इसकी शुरुआत किसने की और कौन सी टीटी से इस युद्ध का अंत हुआ, ये आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। अब जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार है वो 1780 में शुरू हुआ है। उससे पहले 1775 में एंग्लो मराठा वार शुरू हो गया। या एंग्लो मराठा, एंग्लो माने अंग्रेज, ठीक है ना, एंग्लो माने अंग्रेज भी कहते हैं, पश्चिमी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेज मराठा वार 1775 में शुरू हो गया, है ना। तो सवाल आता है कि इस युद्ध का कारण क्या था या तात्कालिक कारण क्या था? कहाँ की संधि? सूरत की संधि। तो अब सूरत की संधि पर पहुंचने के लिए हम थोड़ा उससे पहले से चलेंगे, ठीक है। 1761 में
पेशवा बालाजी बाजीराव की डेथ हो गई, अब नए पेशवा बनते हैं पेशवा माधवराव। ओके, माधवराव ने अपने इलाकों को फिर से व्यवस्थित करना शुरू करा। अब ये अपनी शक्ति को इस हद तक ले गए कि सन 1772 में इतने पावरफुल बन गई है कि सन 1772 में इन्होंने उस समय जो मुगल किंग था, जो कि इलाहाबाद कड़ा में या इलाहाबाद में अंग्रेज़ों का पेंशनर बनकर रह रहा था, शाह आलम सेकंड, उसको अपने साथ लिया और उसे दिल्ली के तख्त पर या दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था। काफ़ी पावरफुल हो चुके थे ये। लेकिन इसी समय मराठों में भी एक मीर जाफ़र का उभार होता है, और वो था रघुनाथ राव उर्फ राघोबा। रघुनाथ राव उर्फ राघोबा, नाम सुना है इतिहास में? रघुनाथ राव उर्फ राघोबा नहीं सुना है? सुना है? आपने तो सुना होगा, आपने बेटा नहीं सुना है ना? मैं बताता हूँ। 1761 में जब माधवराव पेशवा बना माधवराव, तो रघुनाथ राव उर्फ राघोबा को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। ये जो था माधवराव का चाचा था। क्या था? चाचा। चाचा का मतलब क्या हुआ कि जो पेशवा बालाजी बाजीराव हैं और माधवराव हैं, ये दोनों भाई थे। पेशवा बालाजी बाजीराव कौन? जो अब्दाली के खिलाफ जब लड़ाई हुई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो उस समय मराठा पेशवा थे, ठीक है ना, उनकी मौत के बाद उनका छोटा भाई माधवराव पेशवा बना। इन दोनों का चाचा जो था वो था रघुनाथ राव, इतिहास में उसे राघोबा के नाम से जानते हैं। राघोबा जो था वो खुद पेशवा बनना चाह रहा था, ये कह लें कि वो मराठा पावर को खुद अपने हाथ में लेना चाह रहा था। खैर 16 साल का जो पेशवा माधवराव है वो बना, राघव ने उसके खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दी, बगावतें करनी शुरू कर दी। पेशवा माधवराव इतना परेशान हो गया राघवा से कि उसे नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउस अरेस्ट, है ना। उसे उसके घर में ही नज़रबंद कर दिया, इतना परेशान हो गया वो। 1772 में जब उसकी डेथ हो गई, किसकी? माधवराव की डेथ हो गई, तो ये रिहा हो गया। कौन रिहा हो गया? रघुनाथ राव। अब फिर से ये पेशवा बनना चाह रहा है, लेकिन अब जो नया पेशवा बनता है वो बनता है नारायण राव। ये माधवराव का भाई था, या पेशवा बालाजी बाजीराव का भाई था, ठीक है ना। ये बालाजी बाजीराव और माधवराव का छोटा भाई था। माधवराव जब 1772 में उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जगह नया पेशवा बना नारायण राव। ध्यान रहे, क्या नाम बना उसका? नारायण राव। नारायण राव पेशवा बना। अब रघुनाथ राव जो है बेचारा फिर मचल के रह गया, उसके अरमान फिर रह गए। वो खुद पेशवा बनना चाह रहा था, लेकिन उसे किसी शक्तिशाली या प्रभावशाली सरदार का समर्थन नहीं मिला जो उसका साथ दे और उसे पेशवा बनाने में हेल्प कर दे। भाई तख्ता पलट तो ये कर सकता था, लेकिन तख्ता पलट करने के लिए और उसके बाद उस तख्त पर बैठने के लिए जो प्रभावशाली सरदारों का समर्थन चाहिए, वो समर्थन उसको नहीं मिल पा रहा। किसको? रघुनाथ राव को। कौन था रघुनाथ राव? मराठा सरदार था, वो पेशवा का चाचा था। खैर नारायण राव पेशवा बन गया, लेकिन अधीर समझते ना? अधीर एक शब्द आता, अधीर यानी जिसे धैर्य ना हो, है ना, उसे आप अधीर बोल सकते हैं, अधैर्य या अधीर। अब रघुनाथ राव जो था वो अधीर हो गया और उसने साजिश करके नारायण राव को मार दिया, नारायण राव की हत्या कर दी, नारायण राव की हत्या कर दी। लेकिन उसी समय सबसे जो प्रभावशाली मराठा सरदार थे महादजी सिंधिया, क्या नाम? महादजी सिंधिया, और सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ नाना फडणवीस, जिन्हें कहा जाता है मराठों का चाणक्य। जैसे आजकल हमारे गृह मंत्री हैं ना अमित शाह जी, उन्हें राजनीति में चाणक्य कहा जाता है ना। तो चाणक्य का मतलब ही हो गया कूटनीतिज्ञ, है ना, जो है कि गुड़ से गुड़ मसले का समाधान कर दे, है ना। अमित शाह जी को जैसे चाणक्य कहते हैं ना, तो मराठा राजनीति का चाणक्य। अच्छा, परमार वंश का चाणक्य किसे कहते हैं? किसी को याद है? परमार वंश का चाणक्य, परमार वंश का तुगलक, उत्तराखंड जी के में हैं। हाँ, तुगलक तो देवीचंद को कहते हैं। आप लोग बताना परमार राजनीति में चाणक्य किसे कहते हैं, कमेंट कीजिएगा। तो खैर नाना फडणवीस, इनका पूरा नाम है फडणवीस, है ना, नाना साहेब फडणवीस। ओके, तो नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया और इनके नेतृत्व में और जो अन्य सरदार हैं, उसमें 12 खास मराठा सरदार थे। टोटल 12 खास या टोटल 12 खास मराठा सरदार थे जिन्होंने रघुनाथ राव का साथ नहीं दिया और रघुनाथ राव को खदेड़ दिया। कहाँ से? पूना से। पूना जो था उस समय मराठा राजनीति का गढ़ था। पेशवा की जो कैपिटल थी वो पूना थी, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। पूना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, है ना। हाँ, पूना, नासिक, सतारा, ये सब आसपास का मतलब ये नहीं कि पड़ोस में, लेकिन जैसे आप लोग हैं ना, आपके आसपास जैसे आप देखते हो ना, हरिद्वार, देहरादून, है ना, और मुजफ्फरनगर, मेरठ जैसे ये आसपास है ना, उसी तरह से पूना, नासिक, सतारा, बॉम्बे, ये सब आसपास ही हैं। तो पूना जो था गढ़ था मराठा राजनीति का। पूना से रघुनाथ राव को हटना पड़ा, ये भागना पड़ा। किसके दबाव से? महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, है ना, इन जैसे नेताओं के दबाव की वजह से। अब खैर, लेकिन अब पेशवा का पद तो रिक्त हो गया है। इसी बीच क्या होता है कि जो पेशवा नारायण राव जिसकी हत्या की गई है, उसकी विधवा पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया।
अब नाना फडणवीस और दूसरे सरदारों ने इसी को नाम दिया माधवराव नारायण राव फर्स्ट। माधवराव नारायण राव फर्स्ट या सेकंड क्या है मुझे याद नहीं, आप लोग देख लेना, लेकिन ये कंफर्म है कि इसको नाम दिया गया माधवराव नारायण राव। और इस बच्चे को या ये नवजात शिशु जो था इसे पेशवा बनाया गया। और अब ये जो मराठा एकता का प्रतीक बन गया, किसका प्रतीक बन गया? मराठा एकता का, क्योंकि पेशवा का पद खाली हो गया था, उस शून्य को भरा इस बच्चे ने। अब राजकाज को चलाने के लिए काउंसिल बनाई गई, जो खास 12 मराठा सरदार थे उनकी एक काउंसिल बनाई गई जिसको कहा गया 12 भाइयों की परिषद। आमतौर पर इसे कहते हैं 12 भाई काउंसिल, 12 भाई परिषद या 12 भाई काउंसिल। 12 खास मराठा सरदार थे। इस 12 भाई परिषद या 12 मराठा सरदारों, एक तरह से ये केयर टेकर गवर्नमेंट हो गई कि भाई जब तक पेशवा जो जवान नहीं हो जाएगा, जब तक पेशवा इस लायक नहीं हो जाएगा कि वो राजकाज खुद चला सके, कौन? ये बच्चा जो है, तब तक हम लोग मिल करके राजकाज चलाएंगे। अब 12 लोगों क्यों मिले होंगे? क्योंकि सभी एक से बढ़कर एक होगा, है ना, कोई भी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं होगा, सभी सत्ता में भागीदारी चाह रहे होंगे, तो सभी को एक तरह से राजा बना दिया गया, काउंसिल बना दी जो कि 12 लोगों की परिषद हो गई। इस परिषद के चेयरमैन हो गए, वो हो गए नाना फडणवीस, ठीक है ना। इस परिषद के चेयरमैन हुए नाना फडणवीस। इसमें यशवंतराव होलकर भी हैं, महादजी सिंधिया भी हैं और बहुत सारे नेता हैं। ओके, अब सिलसिला चलने लगा। अब जो लुटा पिटा रघुनाथ राव था वो गया अंग्रेजों की शरण में। वो पहुंचा सूरत, और सूरत में उसने जो बम्बई प्रेसिडेंसी है, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी से उसने जो है मदद मांगी। और जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी वो मौके के इंतज़ार में थी। मद्रास प्रेसिडेंसी हैदर अली की वजह से अपना विस्तार नहीं कर पा रही थी। बंगाल प्रेसिडेंसी ने अपना भरपूर विस्तार किया था। अंग्रेज़ों ने, भाई आप देखें ना, पूरा का पूरा अवध और बंगाल, बिहार, उड़ीसा उनके कब्जे में आ चुका था। लेकिन बम्बई प्रेसिडेंसी मराठों की वजह से और मद्रास प्रेसिडेंसी मैसूर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब यहाँ पर मराठा प्रेसिडेंसी को यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी को मौका मिल गया, ठीक है ना। किसका? अब जैसे मीर जाफ़र था ना, अंग्रेज़ों को बंगाल में एक मीर जाफ़र मिल गया, अब बम्बई प्रेसिडेंसी को मराठवाड़ा में या मराठा में एक मीर जाफ़र मिल गया। किसके रूप में? रघुनाथ राव के रूप में। सूरत में रघुनाथ राव ने बम्बई प्रेसिडेंसी या अंग्रेज बम्बई प्रेसिडेंसी से संधि की। उस संधि की शर्तें क्या थीं? देखो मैंने यहाँ सामने लिख रखी हैं, जरा सर दिखाना। देखो सूरत की संधि यहाँ पर है, 1775 में हुई है। और देखो मैंने यहाँ कहीं देखो लिखा भी है, अलग अलग से बनाया मैंने, इधर दिखाना सर। मैंने आपके लिए मेहनत की है, 2.5-3 घंटे में मैंने इसको लिखा है। ये 30 साल का तजुर्बा प्लस 2.5-3 घंटे मुझे इसको लिखने में लगे हैं। सूरत की संधि कब हुई, है ना, किससे हुई, पुरंदर की संधि कब हुई, किससे हुई, ये सब मैंने अलग अलग लिख रखे हैं। तो सूरत की संधि हुई 7 मार्च सन 1775 को बम्बई प्रेसिडेंसी और राघोवा के बीच में, रघुनाथ राव उर्फ राघोवा के बीच में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ओके, अब यहाँ पर मैंने अलग से जितनी भी संधियाँ हैं उनकी शर्तें क्या हैं उनके बारे में लिख रखा है। तो संधि की शर्तें यानी कि सूरत की संधि मैंने लिखा 1.5 लाख, 2500 सैनिक, वसीन, सालसेट, ठाणे, राघोवा को हेल्प, फर्स्ट मराठा वार की वजह वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट में लिख रखी हैं जो आपको याद करनी है ना। डिटेल में ज़्यादा लिखेंगे तो 6 साल में अपना सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। ओके, तो मुझे सुनना है और ये शॉर्ट आप लोगों को लिखना, और समय है तो पूरा डिटेल में लिखिए आप। तो संधि ये हुआ कि साहब राघोवा जो है हर महीने 1.5 लाख रुपये देगा अंग्रेज़ों को। राघोवा हर महीने अंग्रेज़ों को 1.5 लाख रुपये देगा, ठीक है साहब। और बदले में अंग्रेज राघोवा को 2500 सैनिक देंगे। किसके लिए? पेशवा बनने के लिए। अब अंग्रेज और अंग्रेजों के 2500 सैनिक और रघुनाथ राव की सेना मिलकर के पूना पे हमला करेंगी और वहाँ पर जो नाना फडणवीस या इत्यादि जो नेता हैं उनको हराएंगे और रघुनाथ राव को पेशवा बनाया जाएगा। जब रघुनाथ राव या राघोवा पेशवा बन जाएगा तो रघुनाथ राव क्या करेगा? अंग्रेजों को या बम्बई प्रेसिडेंसी को वसीन, सालसेट और ठाणे देगा। देखो ये जो ना यहाँ पर है बॉम्बे जो है वो यहाँ पर है। सर एक बार दिखाएंगे प्लीज़। यहाँ पर ये बॉम्बे रहा, ठीक है ना, ये बॉम्बे है। इसी के पास अरब सागर में समुद्र में ये है वसीन, यहाँ पर सालसेट, वसीन, सालसेट, और बम्बई के पास ये ठाणे। और ठाणे बम्बई के आसपास ही एक टापू और है एलिफेंटा, अरब सागर में एलिफेंटा टापू माने छोटा सा द्वीप है ना, यहीं पर एलिफेंटा टापू। तो तय ये हुआ कि बम्बई के पास जो वसीन, सालसेट है वो अंग्रेज़ों को मिलेगा, इसके अलावा ठाणे भी अंग्रेज़ों को मिलेगा। ये अरब सागर में व्यापार पर कंट्रोल करने के लिए इलाके जो बहुत ही पावरफुल थे या बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों को अपने फ्यूचर प्लान उन्होंने पहले से तय कर रखे थे। उन्हें पता है धीरे धीरे थोड़े से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। भाई यहाँ पर देखो आप, इनको वसीन, सालसेट तो ठाणे मिल गया। ये आपने देखा अंग्रेज़ों की नेवी आपको पता ही है पावरफुल थी, है ना। हैदर अली ने अंग्रेज़ों की नेवी के बारे में क्या कहा था? अब बड़ा कर दीजिए, क्या कहा था प्रियंका? यह मैंने लिखा भी है सामने, शायद आप उस कोटेशन में पहुंची या नहीं पहुंची हैं।
पूरी 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 कोटेशन। हाँ जमीन पर तो अंग्रेजों को हरा दूं, लेकिन हाँ समुद्र में अंग्रेजों को नहीं हरा। हाँ वेरी गुड। इसी तरह का उसने हैदर अली ने कहा था दूसरे एंग्लो मैसूर वार के समय के हजारों बैलियों और ब्रेथवेटों, बैलियों को तो मार दिया था टीपू ने, ब्रेथवेट को युद्धबंदी बना लिया था, कि हजारों बैलियों और ब्रेथवेटों को मारने के बाद भी अंग्रेजों को यहाँ से नहीं भगाया जा सकता। मैं उन्हें ज़मीन पर तो हरा सकता हूँ लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये बता लाचारी बता रही है, ना अंग्रेज ना मराठे ना मैसूर किसी के पास भी पावरफुल नेवी नहीं थी। और ये सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजों की भारत विजय में। ना वो बंगाल का, ना किसी भारतीय शक्ति के पास पावरफुल नेवी नहीं थी। जिसके पास थी विजयनगर एम्पायर के पास, उसका सूरज अस्त हो चुका था। चोलों के पास थी, उनका सूरज कभी का अस्त हो चुका था। खैर, तो कहाँ थे भाई हम? तो हाँ, तो ये तय हुआ कि राघोवा को 1.5 लाख रुपए देने होंगे अंग्रेजों को हर महीने। इसके बाद अंग्रेज राघोवा को 2,500 सैनिकों की सहायता देंगे, वसीन और सालसेट। अब जैसे ये चीज़ें रिपीट हो रही है ना, तो आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो इनको स्किप कर सकते हैं दोबारा। अब ये कि मुझे तो अपनी फ्लो में आपको समझाना है, मेरे लिए वीडियो सेकेंडरी है, आप प्राइमरी है ना, तो मुझे आपको समझाना है। तो जैसे कुछ चीज़ें मैं रिपीट करूं तो आप उसको स्किप कर दीजिए। वसीम साल से तो थाने देने का वादा किया रघुनाथ राव ने, ठीक है ना, राघोवा को हेल्प मिल गई। अब यही जो संधि है, सूरत की संधि, यही वजह बनी किसकी? पहले एंग्लो मराठा वार की। अब आपने ये तो रट लिया कि साहब जो सूरत की संधि है 1775 में हुई, 7 मार्च 1775 को हुई, राघोवा और बम्बई प्रेसिडेंसी के बीच में हुई, और ये वजह बनी पहले एंग्लो मराठा वार की। और पहला एंग्लो मराठा वार 7 साल चला, सप्तवर्षीय युद्ध था साहब ये, है ना। और ये किसकी संधि से ख़त्म हुआ? सलवाई की संधि से। अब आपको ये तो पता है किस वजह से, मतलब सूरत की संधि पहले वार की वजह बनी, लेकिन इसकी संधि की शर्तें याद नहीं है आपको, बस यहीं पर थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो इस संधि की शर्तें भी याद होनी चाहिए, तो मेहनत से जी नहीं चुराना, ठीक है। और ये बार बार पढ़ोगे तो याद करने, ऐसे रटोगे ना, ऐसे करके ऐसे रटोगे तो नहीं रटा जाएगा। इसको तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसको तो अपने जीवन में समाना पड़ेगा। जैसे गाने सुनते हो ना पुराने ज़माने के, है ना, लहरा लहरा के, वैसे ही इन संधि की सर्दियों को भी तुम्हें याद करना पड़ेगा। क्यों भाई? कैट, ठीक है। चले आगे, आप बुरा तो नहीं मान रहे कैट नाम से? हाँ, तो आसिया को हमने नाम दे दिया कैट का। किसका? CAT, कैट। कैट माने बिल्ली। और रैट कौन है? पता नहीं, रैट कोई नहीं है यार, है ना। हाँ ओके, चले साहब। अब पुरंदर की संधि आएगी, उसके बाद में करेंगे। अब युद्ध शुरू हो गया, सन 1775 में युद्ध शुरू हो गया। अब इसमें होता क्या है, देखो बेटे, मैंने यहाँ पर लिखा है झड़पें, इधर देखो साइड में लिखना, यहाँ पर लिखा है मैंने झड़पें, देख रहे हो आप, यहाँ लिखा झड़पें। तो देखो पहले मराठा वार में एक तो वार हो रहा साहब, वार चल रहा है 7 साल, उसके बीच में छोटे छोटे बैटल हो रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं झड़पें या युद्ध। तो अर्रास, ये पूना के पास एक जगह है अर्रास, यहाँ पर कर्नल कीटिंग, अच्छा इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अर्रास पूछ सकता है आपसे, वनडे, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या UPSC का एग्जाम हो, अर्रास पूछ सकता है कि भाई साहब अर्रास का युद्ध है। जैसे एक बार पूछ लिया था तोपों का युद्ध किस युद्ध में हुआ, तो आपसे पूछ सकता है कि अर्रास का युद्ध किस युद्ध के बीच में हुआ या किसके बीच में हुआ। तो राघवा और कर्नल कीटिंग की सेना चलती है और ये अर्रास के पास नाना फडणवीस की सेना को हरा देती है। कहाँ पर? अर्रास के युद्ध में राघवा और कीटिंग ने पेशवा की सेना को हरा दिया, ठीक है। लेकिन इसी समय क्या होता है कि जो नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया जैसे जो नेता हैं, इन्होंने अपने साथ मिला लिया हैदर अली को मिला लिया। अच्छा, हैदर अली अंग्रेजों से नाराज था। वो नाराज इसलिए था कि सन 1771 में, देखो युद्ध कब खत्म हो गया? 69 में। 1769 में युद्ध खत्म हो गया। 1771 में माधवराव ने हैदर अली पर हमला किया था, और मद्रास की संधि में ये तय हुआ था मैसूर और अंग्रेजों के बीच में कि जब भी कोई तीसरा पक्ष हम पे हमला करेगा तो एक दूसरे का साथ देंगे, ठीक है साहब। तो हुआ ये कि माधवराव ने हमला किया हैदर अली पर, अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने निज़ाम के कुछ इलाकों पर कब्जा करने के लिए हैदर अली के इलाकों से अपनी सेना भेजी थी। हैदर अली देखता रह गया, उससे हैदर अली चिढ़ गया था। इसके अलावा अंग्रेज बार बार दखलंदाजी कर रहे थे माहे के इलाकों में। माहे कहाँ हुआ? मालाबार कोस्ट पर, जो फ्रांसीसी बस्ती थी, वहाँ पर अंग्रेज जो है बार बार दखलंदाजी कर रहे थे। इससे हैदर अली नाराज था। तो हैदर अली अब एक बार लड़ चुका है। हैदर अली की भी तमन्ना यह है कि मैसूर की राजनीति से या आसपास के इलाकों से अंग्रेजों का दखल खत्म हो जाए। तो उसने ही मौका देखा और मराठों के साथ वो हो गया। तो अब बड़गांव में हैदर अली की सेना ने और मराठों की सेना ने अंग्रेजों की सेना को हरा दिया। ये जो वाकया है
1779 का। अच्छा, इससे आगे चलेंगे हम, पहले बाद में इधर की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने पुरंदर की संधि 1776 में, 1776 में पुरंदर की संधि। अब जब 1775 में युद्ध शुरू हुआ तो उससे पहले आपको पता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, है ना। भारत में जो संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई है वो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें बंगाल के गवर्नर को भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल बनाया गया, आपको पता ही है। और अंग्रेज गवर्नर जनरल बना करके मद्रास, बम्बई और जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया और उसे तीनों प्रेसिडेंसी का सुपरवाइजर बना दिया गया। यानी कि अब बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल हो गया और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के इलाकों मामलों में भी वो दखल दे सकता है। तो युद्ध शुरू हो गया। इससे पहले कि मामला बढ़ता, वारेन हेस्टिंग्स ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी को आदेश दिया कि भाई युद्ध रोक दो, युद्ध जो है वो रोक दो। और उसने अपना एक दूत जिसका नाम था कर्नल अपटन, ठीक है ना, सही बोला है मैंने, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि मैंने जरूर यहाँ लिखा होगा, हाँ दिखा है पुरंदर, कर्नल अपटन और नाना फडणवीस के बीच में मार्च 1776 में, मार्च 1776 में कर्नल अपटन और नाना फडणवीस के बीच में पुरंदर की संधि हुई महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इस संधि की शर्तें क्या थी? इस संधि की शर्तें जो थी कि अंग्रेज जो है वो राघोवा का साथ छोड़ देंगे। वारेन हेस्टिंग्स ने अपना दूत भेजा कर्नल अपटन और नाना फडणवीस के बीच में संधि हुई। इस संधि में ये हुआ कि अंग्रेज पेशवा का साथ अंग्रेज राघोवा का साथ छोड़ देंगे, माधवराव नारायण राव को पेशवा माना जाएगा और अंग्रेज राघोवा का साथ छोड़ देंगे। बदले में अंग्रेजों को सालसेट दिया जाएगा। अभी अंग्रेजों की नज़र बसीन सालसेट और थाने पे थी, यहाँ पर उनको मिला सालसेट, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा मराठों का जाफर, मराठों का जाफर किसको लिखा है मैंने? रघुनाथ राव राघोवा को, ठीक है साहब। अब मामला ऐसा हुआ, सूरत की संधि से युद्ध शुरू हो गया, इसी के बीच में हो गई किसकी संधि? पुरंदर की संधि 1776 में, ठीक है साहब। वारेन हेस्टिंग्स ने करी संधि। लेकिन जो लंदन में कंपनी के डायरेक्टर बैठे थे उन्हें सूरत की संधि ज़्यादा अच्छी लगी। वही बड़गांव की संधि से तो उन्हें क्या मिल रहा है? सिर्फ सालसेट मिल रहा है ना। और जो पेशवा है वो उनका कठपुतली नहीं बन रहा। लेकिन अगर सूरत की संधि को हम माने, यानी रघुनाथ राव का साथ दें हम, तो हमारा दखल जो है वो मराठों के मामलों में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लंदन में जो कंपनी के डायरेक्टर बैठे थे उन डायरेक्टर्स को बम्बई प्रेसिडेंसी ने अपने पाले में कर लिया और लंदन के जो डायरेक्टर थे उन्होंने आदेश दिया कि भाई पुरंदर की संधि कैंसिल और सूरत की संधि जिंदा। सूरत की संधि जिंदा हो गई। अब बम्बई प्रेसिडेंसी ने फिर से हमले करने शुरू कर दिए। गवर्नर जनरल को भी आदेश दिया गया कि भाई आप जो है युद्ध शुरू कर दो। तो वारेन हेस्टिंग्स ने युद्ध शुरू कर दिया। अब उसने दो सेनाएं भेजी। एक बंगाल से इधर मध्य भारत होते हुए ज़मीनी रास्ते से और दूसरी सेना समुद्र के रास्ते से उसने भेजी इधर बम्बई की तरफ को, बंगलोर की तरफ को, ठीक है साहब। उसने दो सेनाएं भेजी। एक सेना थी मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, एक तो पोफम के नेतृत्व में थी और एक शायद लेक के नेतृत्व में, लेक झड़पों में, नहीं कर्नल गोडार्ड, इधर देख रहे हैं आप। अब जो है एक सेना उसने भेजी कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में और एक सेना उसने भेजी थी कैप्टन पोफम के नेतृत्व में, ठीक है। तो कैप्टन पोफम जो आया था वो ज़मीनी रास्ते से आया था अवध होते हुए मध्य भारत से, और कर्नल गोडार्ड जो आया था वो समुद्री रास्ते से आया था। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस ये याद रखो कि सूरत की संधि हुई, ठीक है ना, उसके बाद पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि रद्द कर दी वारेन हेस्टिंग्स ने और कंपनी के डायरेक्टर ने। अब जो नई संधि होती है, अब कोई नई संधि नहीं हुई है, सूरत की संधि को फिर से जिंदा कर दिया गया, युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध शुरू हो गया। अब इस युद्ध के दौरान यहीं पर मैंने लिखा है कि 1779 में नाना फडणवीस और हैदर अली की सेना ने अंग्रेजों को हराया बड़गांव में, ठीक है साहब। और इसी दौरान कर्नल गोडार्ड ने क्या किया? अहमदाबाद जीत लिया। अहमदाबाद कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में, गुजरात में? ध्यान रखना, अहमदनगर महाराष्ट्र में, वो अहमदाबाद गुजरात में। कर्नल गोडार्ड ने अहमदाबाद जीत लिया। इसके अलावा इसने गायकवाड़ और राघोवा के साथ मिल करके, गायकवाड़ कौन हुआ? गुजरात का मराठा सरदार। कर्नल गोडार्ड ने पहला अहमदाबाद जीता। अभी अहमदाबाद का जो इलाका है ना, ये मराठा सरदार गायकवाड़ के कब्जे में है। अब जब अहमदाबाद का पतन हुआ तो गायकवाड़ पर दबाव पड़ गया। उससे कहा गया, कर्नल गोडार्ड ने कहा बताओ मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो उसने कहा बाबा बख्शीश, छोड़ दिया जाए। ठीक है, हमारा साथ दोगे? बिल्कुल देंगे। तो अब गायकवाड़ भी मिल गया, रघुनाथ राघोवा तो था ही था, और गोडार्ड की सेना ने ये तीनों मिले और मिलने के बाद इन्होंने सूरत और वसीन पर कब्जा कर लिया। सूरत और वसीन उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है साहब। सूरत और वसीन कैप्चर कर लिया। उसी समय 1781 में नाना फडणवीस, हैदर अली और निज़ाम,
इन तीनों ने मिलकर के, ये तीनों का अलायंस था, नाना फडणवीस, हैदर अली और निज़ाम, इन तीनों ने गोडार्ड को खदेड़ दिया। कहाँ से? पूना से। फिर से बोलूं, ये समझ गए हैं? फिर से बोलूं, चलिए। तो पुरंदर की संधि हो गई, पुरंदर की संधि लंदन के डायरेक्टर ने कैंसिल कर दी, उन्होंने आदेश किया भाई सूरत की संधि जिंदा और युद्ध शुरू कर दो। युद्ध शुरू हुआ तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से 2 सेनाएं भेजी, एक किसके नेतृत्व में? पॉफम के नेतृत्व में, और एक कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में। कर्नल गोडार्ड आया आंधी तूफान की तरह और उसने इलाकों को रोनना शुरू कर दिया। वो इलाके जीतता हुआ गुजरात पहुँच गए, गुजरात में उसने अहमदाबाद जीत लिया। अब जो गुजरात में मराठा सरदार है गायकवाड़, जो कि अभी इस युद्ध में न्यूट्रल था, वो किसी के साथ था नहीं, है ना भाई, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, उस पर दबाव पड़ गया। जब उसके इलाके रोने जाने लगे तो मजबूरी में उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया, ठीक है। लेकिन इसी बीच 1779 में बड़गांव में नाना फडणवीस ने अंग्रेज़ों को हरा दिया। कर्नल गोडार्ड 1780 में अहमदाबाद जीत लिया। लेकिन अब हैदर अली का साथ मिल गया, निज़ाम का साथ मिल गया, किसको? मराठों को। इन तीनों ने मिलकर के ये जो सेना है गायकवाड़ की, राघोवा की और कर्नल गोडार्ड की, इसको खदेड़ दिया। कहाँ से? कहाँ से खदेड़ दिया? पूना से। पूना से भी खदेड़ दिया, वसीम से भी खदेड़ दिया। अब क्या करें साहब, युद्ध चल रहा है अभी, है ना। क्या समय आ गया है? 1781 का, ठीक है। अब इसी समय सन 1780 में अंग्रेजों की मैसूर से लड़ाई शुरू हो गई। इसी समय 1780 में अंग्रेजों, अभी देखो पहला एंग्लो मराठा वार तो चल ही रहा है जो 1775 से शुरू हुआ है। अब 1780 में हैदर अली से भी झगड़ा शुरू हो गया और इसी समय मराठे भी लड़ रहे हैं, हैदर अली भी लड़ रहा है। तो इस वार में पहले मराठा वार के आखिरी चरण में और दूसरे मैसूर वार के शुरुआती चरण में आप देखें कि मराठे, निज़ाम और मैसूर ये तीनों मिल गए और तीनों मिल करके अंग्रेज़ों को हराने लगे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर या अंग्रेज कंपनी पर दबाव पड़ गया। जो इलाके उनके पास थे वो भी उनके हाथ से जाने लगे, जान माल का बहुत नुकसान होने लगा। लेकिन इधर हैदर अली, मराठे भी देख रहे थे कि भाई रिजल्ट कोई निकल के आ नहीं रहा, खास करके मराठे देख रहे थे कि रिजल्ट कोई निकल के आ नहीं रहा है। अब अंग्रेज़ों ने सुलह के लिए अपने दूत भेजे, तो मराठे जो थे वो सुलह के लिए मान गए। सुलह ये हुई कि मराठे हैदर अली का साथ छोड़ देंगे, निज़ाम हैदर अली का साथ छोड़ देगा, ठीक है ना। युद्ध रुक जाएगा, युद्ध रुक जाएगा। हैदर अली जो माधवराव नारायण राव है उसे पेशवा माना जाएगा। ये कौन सी संधि थी? सलवाई की संधि। यहाँ मैंने लिख भी रखा है बड़गांव। इससे पहले बड़गांव की संधि की बात करें, हम सलवाई की संधि की बात करते हैं। सलवाई की संधि जो थी वो महाजी सिंधिया ने कराई थी। महाजी सिंधिया ने क्यों कराई थी ये सलवाई की संधि? ये जो कैप्टन पॉफम है, जो समुद्र के रास्ते आया था, ये आगे बढ़ गया और इसने उस समय सिंधियाओं के सबसे पावरफुल गढ़ या सबसे पावरफुल किले ग्वालियर के किले को जीत लिया। अब सिंधिया का जब ग्वालियर का किले का पतन हो गया तो सिंधिया पर दबाव पड़ गया। अब सिंधिया पर दबाव बनाया गया कि भाई अब तुम समझौता कराओ, एक कोई प्रभावशाली समझौता कराओ। तो महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों और मराठों के बीच में ये समझौता या संधि कराई थी, जो कि हुई थी सलवाई में। इसी को हम कहते हैं सलवाई की संधि। सलवाई की संधि कब हुई? 17 मई 1782 को। 17 मई, यहाँ पे मैंने लिख रखा, 17 मई 1782 को नाना साहब अंग्रेजों के बीच में सलवाई की संधि हुई थी। इस संधि के बाद जो है वो युद्ध रुका था। कौन सा युद्ध रुका था? 7 साल का पहला एंग्लो मराठा वार। अब इस सलवाई की संधि की शर्तें क्या थी? महाजी सिंधिया ने करवाई, 7 साल जो वार था वो खत्म हो गया, युद्ध विराम हो गया, युद्ध रुक गया। अंग्रेजों को क्या मिला? अंग्रेजों को मिला भड़ोच। भड़ोच कहाँ पर है? गुजरात में वो जगह जहाँ पर नर्मदा नदी समुद्र में मिलती है, यहाँ पर, यहाँ कहीं, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं भड़ोच। अंग्रेजों को भड़ोच मिला। इसके अलावा सालसेट मिला और बॉम्बे मिला। भड़ोच, सालसेट और बॉम्बे, ये तीनों जगह हैं अंग्रेजों को मिल गई, ठीक है। उसके बाद मराठों ने जो है कि मैसूर का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों ने राघोवा का साथ छोड़ दिया। जो रघुनाथ राव था उसका साथ अंग्रेजों ने छोड़ दिया और मराठों ने मैसूर का साथ छोड़ दिया, ठीक है साहब, ओके, दोनों अलग हो गए। राघोवा का क्या हुआ? पेशवा से कहा गया, अब जो नया पेशवा है माधवराव नारायण राव, उसको अंग्रेजों ने पेशवा मान लिया और ये कहा गया कि पेशवा के खजाने से हर साल 3 लाख रुपए राघोवा को पेंशन दी जाएगी। राघोवा को भेज दिया गया सूरत और कहा गया भाई राघोवा को हर साल जो है 3 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी। रघुनाथ राव उर्फ राघोवा, यहाँ से अब वो एंड हो गया, ठीक है साहब। अब माधवराव नारायण पेशवा माना गया, अंग्रेजों ने कहा भाई इसको पेशवा मान लेंगे और पेशवा जो है राघोवा को पेंशन देगा। 3 लाख रुपए की पेंशन थी ये, आप लोग बाद में लिखना चाहें तो लिख लेना, 3 लाख रुपए की पेंशन थी ये, ठीक है। और मराठे जो हैं मैसूर के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देंगे। इसी समय दूसरा अंग्रेज मैसूर वार चल रहा था। अब मराठों ने वादा किया कि मराठे जो हैं अब किसका साथ देंगे? मैसूर के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देंगे।
इस तरह से सन 1782 में ये जो टीटी थी, सलवाई की टीटी, इससे पहला अंग्रेज मराठा वार खत्म हो गया। अब इसकी काफ़ी आलोचना की गई। लंदन के डायरेक्टर ने भी कहा, यहाँ पर जो रहने वाले अंग्रेज थे उन्होंने भी कहा कि वारेन हेस्टिंग्स जो है बहुत थोड़े में मान गया और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, और इतने ज़्यादा नुकसान के बाद भी राघोवा का साथ आपको छोड़ना पड़ा, और इसके अलावा आपको जो है कि 3 छोटे छोटे टापू जो हैं वही मिले, कुछ नहीं मिला आपको। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने सलवाई टीटी को कहा था आपत्तिकाल की सफल शांति वार्ता। क्या कहा था? आपत्तिकाल की सफल शांति वार्ता, यानी कि मुसीबत के दौर में हमने ये जो शांति पाई है सलवाई से, ये कामयाब है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इस समय कहते हैं कि इस समय अंग्रेज़ों का जो भाग्य था, अल्फ्रेड लायल ने कहा है कि इस समय अंग्रेज़ों का भाग्य भारत में सबसे निम्न स्तर पर था। कैसे था निम्न स्तर पर? उधर अमेरिका में क्रांति हो चुकी थी, अमेरिका में क्रांति हो चुकी थी, और फ्रांस जो था अमेरिका का साथ दे रहा था। तो यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के झगड़े चल रहे थे, भारत में भी इंग्लैंड और फ्रांस के झगड़े चल रहे थे। हैदर अली ने बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। इसके अलावा बंगाल में जो प्रेसिडेंसी थी वो लगभग, बंगाल में जो कंपनी की खजाने की जो हालत थी वो लगभग दिवालिया हो चुकी थी, पैसा नहीं था, सैनिक मारे जा रहे थे, इलाके जो है वो छीने जा रहे थे। तो ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा और चलता तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए इस समय युद्ध विराम ही जो था वो बेहतर ऑप्शन था। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ने सलवाई की संधि को कहा था आपत्तिकाल की सफल शांति वार्ता है। ठीक है। इसी समय मैंने यहाँ लिख रखा बड़गांव की संधि। मैंने बताया ना 1779 में नाना साहब ने अंग्रेजों को हरा दिया था। तो बड़गांव में नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच में ट्रीटी हुई थी। किसके बीच में? नाना फडणवीस और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी अंग्रेजों की बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में जो संधि हुई थी। उसमें यह हुआ कि पेशवाओं से, क्योंकि बड़गांव में नाना ने हरा दिया था, या अंग्रेज फौज जो थी इस समय बैकफुट पर आ गई थी, तो अंग्रेज फौज जो थी वो समझौता चाह रही थी, या बम्बई प्रेसिडेंसी समझौता चाह रही थी। तो 1779 में ये हालत हो गई बड़गांव की संधि में कि अब तक नहीं, 1773 के बाद, 1773 के बाद अंग्रेजों को पेशवा से जितनी भी सहूलियतें मिली हैं, जितनी भी छूटें मिली हैं, वो सब वापस। अंग्रेजों को जो भी छूटें मिली हैं वो उनसे छीन ली जाएंगी। पेशवा से जितनी भी छूटें मिली हैं वो अंग्रेजों से छीन ली जाएंगी। ठीक है साहब। और अंग्रेजों ने घेर रखा है ना सालसेट सहित सारे इलाके जो अंग्रेजों ने घेर रखे हैं वो सब अंग्रेजों को छोड़ने पड़ेंगे, वो मराठों को देने पड़ेंगे। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने ये संधि नहीं मानी थी। 1779 में बड़गांव की हारने के बाद जब बम्बई प्रेसिडेंसी ने बड़गांव की संधि करी तो ये बहुत ही अपमानजनक संधि थी अंग्रेजों के लिए, क्योंकि भाई पेशवा जो सहूलियतें मिली थी वो भी गई, सलसेट भी गया, वसीन भी गया, और जो इलाके मिले थे वो भी गए। माधव राणा को पेशवा माना जाएगा, समझ रहे ना। ये तो यही हुआ कि अच्छी तरह से उसको कूटा, और कूट के जो उसके पास था वो भी झाड़ ढूंढ लिया। अब जान बचानी तुझे? हाँ सब बचानी, चल ठीक है। कपड़े तक उसके शरीर को उतार लिए और उसे बिना कपड़ों के चल भाई भाग जा, अब भाग जा, तू जान बचा ले अपनी। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कहा भाई ये संधि तो बहुत अपमानजनक है। उसने कहा ये संधि महज कागज़ का टुकड़ा है, मैं इसे नहीं मानता। उसके बाद ही उसने किसको भेजा था? कर्नल गोडार्ड और कैप्टन पॉफम को। अभी बताया ना मैंने, ये कर्नल गोडार्ड और कैप्टन पॉफम को उसके बाद ही भेजा था। तब कर्नल गोडार्ड और कैप्टन पॉफम ने जो है हालांकि मात भी खाई, लेकिन इतना दबाव बना दिया महाजी सिंधिया और गायकवाड़ जैसे लोगों पे कि उन्होंने मजबूरी में बीच बचाव करना पड़ा, जिससे कि एक सम्मानजनक संधि हो जाए। वो संधि क्या थी? सलवाई की संधि। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको बाद में आप रिवाइज़ कर लीजिए, फिर से बैक करके देख लीजिए, और फिर भी कोई कमेंट ऐसा हो जो आपको समझ में आया हो तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा। मैं उसको अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा। और मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। ये अब तक 3 पार्ट हो चुके हैं, 3 पार्ट में मैंने बहुत मेहनत की है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये सब कुछ फ्री है आपके लिए। थैंक यू।